आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सब्जेक्ट बॉटनी के प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक, और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके इससे आप डायरेक्ट जुड़े। तो हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के संदर्भ में आज इसमें पढ़ेंगे मोनोकोट का। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने एक बात पर जोर दिया था कि जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो के निर्माण की कुछ प्रावस्थाएं मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में समान होती है, लेकिन उसके बाद डाइकोट एम्ब्रियो है तो 2 कोटिलिडन्स का निर्माण होता है, और यदि मोनोकोट एम्ब्रियो है तो 1 कोटिलिडन्स का निर्माण होता है। इसके आधार पर उसकी संरचना के रूप में हम आसानी से कह सकते हैं कि इन दोनों पादपों दोनों एम्ब्रियो में उत्पत्ति के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ऐसा क्या कारण है कि मोनोकोटिलिडन्स उत्पन्न होता है तो एक बीजपत्रिता उत्पन्न होती है? तो एक बीजपत्री उत्पन्न होने के संदर्भ में कई मत हैं। इसमें से एक तो ये है कि दोनों जो बीजपत्र बन रहे थे वो दोनों आपस में जुड़ गए, उनका आपस में फ्यूजन हो गया, जिसके फलस्वरूप एक बन गया। अथवा दूसरा मत ये है कि 2 कोटिलिडन में से एक की ग्रोथ ज़्यादा होती है जबकि दूसरे की ग्रोथ कम होती है, तो ज़्यादा होने के कारण एक कोटिलिडन विकसित हो जाती है। एक बीजपत्री पादपों में सामान्य तौर पर मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो पाया जाता है, इसलिए उसको एक बीजपत्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी कई एक बीजपत्र द्विबीजपत्री या उसमें उपस्थित युग्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दोनों संरचना इसमें पाई जाती हैं। जैसे पेपेरोमिया एक प्लांट जीनस है जिसकी पेपेरोमिया पेलुसिडा में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, और पेपेरोमिया प्रिविफ्लोरा में 2 में से 1 बीजपत्र हस्टोरियम के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो होते कैसे हैं? ये द्विबीजपत्री है, लेकिन इसके अंतर्गत इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण उसको एक बीजपत्री के रूप में माना जाता है। कई द्विबीजपत्री पौधे ऐसे भी हैं जैसे रेनलकुलस फिकेरिया है, या एपियसी कुल्स के कुछ पादपों में एपियसी, जिनके अंतर्गत भी द्विबीजपत्री होते हुए भी एक बीजपत्र ज़्यादा विकसित होता है जबकि दूसरा बीजपत्र कम विकसित होता है। तो प्लांट कैसे हुए? द्विबीजपत्री कहलाते हैं, लेकिन उसमें बीजपत्र कितना पाया जाता है? केवल 1। तो 1 क्यों हुआ? तो इसके संदर्भ में अभी मत हुए कि या तो दोनों आपस में जुड़ गए, एक का विकास कम हुआ, एक का अधिक हुआ। तो ये सामान्य जानकारी के बाद में हम देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट आखिर होता कैसा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा सा एक भिन्नता ये है कि मोनोकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से संबंधित 2 हाइपोथेसिस प्रचलित है। एक तो है सेजिटेरिया फोलिया में, सेजिटेरिया में होने वाला डेवलपमेंट सेजिटिफोलिया प्लांट में, और जो दूसरा है वो ग्रेमिनी कुल के प्लांट पोआ एनुअम में। तो मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 2 संदर्भ में पढ़ा जाता है, पोआ टाइप, और दूसरा पढ़ा जाता है सेजिटेरिया टाइप। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सेजिटिफोलिया प्लांट में पाए जाने वाले एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ये। तो ये होगा कैसे? जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जाइगोट का निर्माण होता है। ये एक जाइगोट है। डाइकोट की तरह ही इसमें भी सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 कोशिका बनती है। एक कोशिका बेसल कोशिका कहलाएगी, बेसल सेल कहलाएगी, और दूसरी एपिकल सेल कहलाएगी, शीर्षक कोशिका और आधारीय कोशिका। डाइकोट यदि होता तो बेसल सेल में भी परिवर्धन होने से या विभाजन होने से एक सस्पेंसर का निर्माण होता था, लेकिन यहाँ पर बेसल सेल में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है,
विभाजन नहीं हो रहा है, बल्कि ये फूल करके एक गोलाकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसी गोलाकार संरचना को वेसिकल या पुट्टिका का नाम देते हैं। और यही पुट्टिका एंडोस्पर्म से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इसका मतलब बेसल सेल बिना कोई विभाजन किए डायरेक्ट ही वेसिकल या हस्टोरियम के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन एपिकल सेल विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक तो होता है बेसल सेल की ओर स्थित और दूसरी होती है आधारी सेल की ओर कोशिका। जो बेसल सेल की ओर कोशिका स्थित है वो कोशिका फिर विभाजित होकर के सस्पेंसर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? सस्पेंसर, अथवा हम कह सकते हैं इसको निलंबक का निर्माण करती है। ये सस्पेंसर बना दिया इसने। मोनोकोट डाइकोट के अंदर सस्पेंसर बनता था, वो बेसल सेल से बनता था। अब जैसे जैसे आवश्यकता होती रहती है वैसे वैसे सस्पेंसर सेल अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के निलंबक या सस्पेंसर की लंबाई में वृद्धि करता है। अब जो शीर्षक कोशिका है जो एपिकल सेल से बनी हुई है वो सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिका बनाती है और दो कोशिका के बाद में टोटल कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका। और इस 4 कोशिकीय अवस्था को क्वाड्रेंट कहते हैं। ये पुनः विभाजित होकर के कुल 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिका बनेगी? 8 कोशिका। और इस 8 कोशिकीय अवस्था को ऑक्टेंट नाम देते हैं। तो सबसे ऊपर इस ऑक्टेंट में क्या हुआ? एक वेसिकल है, वेसिकल के साथ में सस्पेंसर है, सस्पेंसर के साथ में भ्रूणीय कोशिका जो एम्ब्रियोनिक कोशिका वो कौन सी स्टेज में? ऑक्टेंट में। तो पहले क्या बना था? क्वाड्रेंट बना था, उसके बाद में क्या किसका निर्माण हुआ? ऑक्टेंट का। अब ऑक्टेंट में फिर विभाजन से तो इसमें कुल 6 कोशिका दिखाई देती है, इसमें कुल कितनी दिखाई दे रही? 8 दे रही है। ये ऑक्टेंट स्टेज की सेल्स पुनः अनियमित विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। इसके फलस्वरूप गोलाकार एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो तक के डेवलपमेंट की प्रोसेस डाइकोट और मोनोकोट में सेम है। केवल अंतर कितना है कि बेसल सेल से डाइकोट में सस्पेंसर बनता था, जबकि मोनोकोट के इस टाइप्स में सस्पेंसर का निर्माण एपिकल सेल्स की कोशिका से होता है। तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का निर्माण हुआ है, उसमें क्या क्या संरचना पाई जाती है? वेसिकल है, उसमें सस्पेंसर है और उसमें शीर्षक गोलाकार कोशिकाओं का एक समूह है। इन कोशिका समूह में या गोलाकार भ्रूण के में पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डर्मेटोजन का निर्माण होता है, पेरिब्लेमा बनता है और पॉलीरूम का निर्माण होता है। अब आगे इसका डेवलपमेंट कैसे होगा कि इस क्षेत्र की जो कॉटिलिडन्स कोशिका हैं वो अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ करती है। सस्पेंसर सेल के आधारीय भाग में पाई जाने वाली कोशिका जिसको हाइपोफाइसिस कहते हैं वो रेडिकल्स का निर्माण करेगी, जबकि इस भाग की कोशिका किसका निर्माण करेगी? कॉटिलिडन्स की करती है। इस शीर्षक कोशिका इनकी अतिवृद्धि से प्रांकुर या प्लीमूल का निर्माण होता है। कॉटिलिडन दोनों तरफ की कोशिका है, लेकिन एक तरफ की कोशिका ज़्यादा विकसित होती है, एक तरफ की विकसित नहीं होती। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि इस शीर्षक कोशिकाओं के द्वारा प्लीमूल्स का निर्माण होता है, एक उबारनुमा संरचना होती है, और पार्श्व भाग में एक हल्का सा अपरिवर्तित कॉटिलिडन्स बनता है, जबकि इस क्षेत्र की कोशिका तीव्र गति से वृद्धि करने के कारण एक बड़े कॉटिलिडन्स का निर्माण होता है। और इसके साथ में इस क्षेत्र की कोशिका क्या करेगी? इस क्षेत्र की कोशिका रेडिकल्स का निर्माण करेगी। इस रेडिकल्स पे आवरणनुमा संरचना पाई जाती है। इसको हम हिंदी में मूलांकुर चोल कहेंगे, इसको मूलांकुर कहेंगे, इसको प्रांकुर कहेंगे, इसको प्रांकुर चोल कहेंगे। और इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कॉटिलिडन। एक बड़ा लंबा कॉटिलिडन बनता है।
क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान दोनों प्रकार के कॉटिलिडन बन रहे थे, दो बन रहे थे, लेकिन एक का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जिसके फलस्वरूप कितना बीजपत्र बना, केवल एक। इसलिए इसको हम एक बीजपत्री भ्रूण के नाम देते हैं। एक साइड का ये पार्श्वीय कॉटिलिडन्स के ज़्यादा डेवलप होने के कारण जो शीर्षस्थ भाग पर प्लूमिल्स था या प्रांकुर था, वो अब इस भ्रूण के पार्श्व भाग में दिखाई देना प्रारंभ कर देता है। उत्पत्ति तो इसकी शीर्ष थी, लेकिन स्थिति कैसे हुई, इस कॉटिलिडन्स के डेवलप होने के कारण पार्श्व भाग में। इस प्रकार से बने हुए इस भ्रूण को हम मोनोकॉट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। मक्का जैसे मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो में इस कॉटिलिडन्स के ऊपरी भाग पर एक मोटे और दृढ़ आवरण पाया जाता है, और इस आवरणनुमा संरचना को विरुद्धिका अथवा स्केटुलम कहते हैं। हालांकि बीज की संरचना मोनोकॉट और डाइकोट की भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एम्ब्रियो की संरचना का डेवलपमेंट के काफ़ी प्रावस्था तो इसकी समान होती है, लेकिन उसके बाद में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जिससे अलग प्रकार के एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया है सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया में निर्मित होने वाले एम्ब्रियो की सामान्य संरचना और इसके विकास की विभिन्न प्रावस्थाएं। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट का सेकेंड पार्ट, जिसके अंतर्गत ग्रेमिनी कुल के पोआ एनुओ में पाए जाने वाले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रक्रिया का। थैंक यू, नमस्कार।